जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, साधु हैं, दीक्षा ली है उन्होंने। अपने परिवार को छोड़ करके जो समाज के लिए पूरे समय में लग गया हो, उसकी भी कोई जाति की बात करता है। ब्राह्मण को अगर कोई जातिवादी कहने का काम करता है तो वास्तविकता में वो ब्राह्मण की सही परिभाषा नहीं करता है। ब्राह्मण तो सबके उत्थान के लिए, सबके उन्नयन के लिए, सबको शिक्षित और दीक्षित करने के लिए काम करता है। इसलिए ब्राह्मण को जाति में जातिवादी होकर के देखना, ये कहीं ना कहीं उस ब्राह्मण को ना समझने का, एक नासमझी का परिणाम होता है। जो कोई भी भगवान परशुराम को ब्राह्मण के साथ जोड़ करके देखता है, वो भगवान परशुराम का अपमान करता है। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो हमने कहा, आज वो जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल लगातार खिल रहा है। देखिए, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी ना, तो उनका एक नारा चलता था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी जोर शोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हर जगह रैलियां हो रही हैं। एक तरफ जो है विजय संकल्प रथ यात्रा अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी जो है लोगों का विश्वास जीतने के लिए, अपनी योजनाओं के बारे में बात करने के लिए हर विधानसभा में जो है कुछ कर रही है। जन विश्वास यात्रा जो है इस वक्त चल रही है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि इन्होंने जो है 17 दिनों के अंदर जो है तकरीबन 64 विधानसभाओं को कवर किया है। और पूर्वांचल में ये गए और उन्होंने जो है देखा कि आखिरकार क्या कुछ किस तरीके का माहौल यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिस्टर राकेश त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बातचीत करने के लिए मुझे अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण चेहरे को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी से, ख़ास तौर से योगी जी से और यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हैं, वो थोड़े से खफा से नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जाती हैं, और ब्राह्मणों को लेकर के जो योगी सरकार है, योगी जी हैं, वो थोड़े कठोर नज़र आते हैं, अलग विचार रखते हैं थोड़ा सा। तो क्या ये बिल्कुल सच है जो विपक्ष हमला करती है ब्राह्मण को लेकर के, या वाकई में कुछ ऐसा नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबे समय से कास्ट, क्राइम और करप्शन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसके कारण उत्तर प्रदेश सी ग्रेड का बना हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार होती थी तो बसपा में मायावती जी के सजातीय बंधुओं का उत्तर प्रदेश की हर व्यवस्था पर कब्जा हो जाया करता था। जब उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी, चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हों, मुख्यमंत्रियों के सजातीय बंधुओं का उत्तर प्रदेश की हर व्यवस्था पर कब्जा हो जाता था। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक ये छवि सी बन गई थी कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, बड़ा उलटफेर हुआ, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 73 सांसद जीत करके आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस कास्ट के कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से तोड़ देने का काम किया। हमने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा था, वो न केवल कहा बल्कि करके दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो शिगुफा विपक्ष की ओर से छेड़ा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कोई जाति है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, साधु हैं, दीक्षा ली है उन्होंने। अपने परिवार को छोड़ करके जो समाज के लिए पूरे समय में लग गया हो, उसकी भी कोई जाति की बात करता है, तो ये न केवल आध्यात्मिक हमारी उस विरासत का अपमान करता है, हिंदू धर्म का अपमान करने का काम करता है, बल्कि अपनी वो जो जातीय मानसिकता है उसको थोपने का काम करता है। योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। इसलिए उनके बारे में, संत के बारे में जातिगत बातें करना और फिर किसी से जातिगत दुराग्रह करना, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश में या देश में जाति एक सच्चाई है, जाति से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, लेकिन जाति का स्वाभिमान करना एक विषय है और जातीय दुराग्रह करना ये दूसरा विषय है। जाति आधार पर भेदभाव करना ये बिल्कुल एक अपराध है और इस अपराध को सहन नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश ने लंबे समय तक इस अपराध को झेला है, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज हमने सभी जातियों को सर्वस्पर्शी कार्य करने का काम किया है। और आपने ब्राह्मण के नाते मेरी शुरुआत की है।
मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ब्राह्मण समाज का वो तबका है जो बौद्धिक है, जो परंपरागत तौर पर पढ़ने लिखने के काम में हमेशा से व्यस्त रहा है। इसलिए ब्राह्मण को अगर कोई जातिवादी कहने का काम करता है तो वास्तविकता में वो ब्राह्मण की सही परिभाषा नहीं करता है। ब्राह्मण तो सबके उत्थान के लिए, सबके उन्नयन के लिए, सबको शिक्षित और दीक्षित करने के लिए काम करता है। इसलिए ब्राह्मण को जाति में जातिवादी होकर के देखना, ये कहीं ना कहीं उस ब्राह्मण को ना समझने का, एक नासमझी का परिणाम होता है। उत्तर प्रदेश अब जाति से मुक्त होकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि हमेशा से जो है बहुजन समाज पार्टी बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो कि सचिव की भूमिका बड़े लंबे अरसे से निभा रहे हैं, हमेशा से मुस्लिम और ब्राह्मण चेहरों को लेकर के जो है ये जो पार्टी है वो उतरती आई है मैदान में। जो है इस बार भी रणनीति अलग है, अलग अलग जगहों पर सम्मेलन किया जा रहा है और वहीं पर अखिलेश यादव भी जो है वो कह रहे हैं, परशुराम जी की पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को एक बार फिर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो हमेशा से यादव मुसलमान को भाई कहते थे, लेकिन अब ब्राह्मण को लेकर के इस बार जो है खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना प्रभाव डालेगा भारतीय जनता पार्टी के वोटों को लेकर के, अगर मैं ब्राह्मण की बात करूं? देखिए, जो कोई भी भगवान परशुराम को ब्राह्मण के साथ जोड़ करके देखता है वो भगवान परशुराम का अपमान करता है। क्या भगवानों की भी जाति देखी जाएगी? क्या भगवान राम को भी जाति के दायरे में बांधा जाएगा? क्या भगवान कृष्ण को भी जाति के दायरे में बांधा जाएगा? ये जो लोग भी भगवानों को जाति के दायरे में बांधने का काम करते हैं उन्हें भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, जनता जनार्दन माफ़ नहीं करेगी। भगवान सबके हैं, भगवान सबको ऊर्जा देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश की इस जातीय राजनीति ने भगवानों को भी जातीय खांचे में बांटने का काम किया है। कोई कितना भी प्रयास करे, अब जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश को विभाजित नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में आज परशुराम की मूर्ति लगा करके कोई ये सोचता है कि हम ब्राह्मणों की को साध लेंगे। अरे, जो राम का ना हुआ वो भगवान परशुराम का कैसे होगा? जो राम भक्तों पर गोली चलवाएगा वो सोचेगा कि परशुराम भगवान उसका कल्याण कर देंगे। ये संभव नहीं है। सब भगवान शिव के अंश हैं, भगवान सब हमारे लिए भगवान हैं। और अवतारी भगवानों के बारे में अगर इस प्रकार की कोई जातीय टिप्पणी करता है तो वो हिंदू जनमानस को अपमानित करने का काम करता है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक जातियों का वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस ठीक किया जाता था। लेकिन आज भारत में नरेंद्र मोदी जी की राजनीति के अभ्युदय के बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमने जनधन खाते 36 करोड़ लोगों के खुलवाए। हमने ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स को खत्म करके लोगों के बैंक खाते खुलवाए और लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया है। अब मायावती जी वोट बैंक दिखा करके, नोटों की माला पहन करके अपना तिजोरियां नहीं भर सकती हैं। अखिलेश यादव जी वोट बैंक की बात करके मुसलमानों को वोट बैंक बना करके बहला नहीं सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 43 लाख आवास बने हैं। उन 43 लाख आवास में से 27% प्रधानमंत्री आवास आज मुसलमानों को मिले हैं। कौन बरगलाता था मुसलमानों को? अब तक मुसलमानों को जितना बहलाया गया, जितना उनको हमेशा पिछड़ा रखा गया, उनको हमेशा विकास की योजनाओं से परे रखा गया, आज परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो हमने कहा, आज वो जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल लगातार खिल रहा है। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, आप भी गए थे, आपका हमने एक इंटरव्यू भी देखा, और इसके अलावा जो है अयोध्या की बात हुई और मथुरा की भी बात चल रही है। कहा जा रहा है कि धर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है और इस वजह से वोटों को रिझाने की भी कोशिश कर रही है। सामान्य जात की बात की जाए तो कुछ ऐसे भी कैटेगरी हैं, जैसे ब्राह्मण की बात की तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खफा नज़र आते हैं। लोग कहते हैं कि ठाकुरवाद हैं योगी जी, और ठाकुरों को लेकर के ही चलते हैं वो हमेशा। देखिए, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ लोगों ने धर्म की राजनीति करने का प्रयास किया, यहाँ लोगों ने लोगों को बरगलाने का प्रयास किया, मुसलमानों को डराने का काम किया है, हिंदुओं को हमेशा अपमानित करने का काम किया है, तुष्टीकरण करने का काम किया है। लेकिन हमने इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहा है, सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक सौभाग्य का अवसर था कि उत्तर प्रदेश के पास अयोध्या है, प्रभु राम लला की जन्मभूमि। उत्तर प्रदेश के पास भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। उत्तर प्रदेश के पास गौतम बुद्ध की जन्मस्थली और उनकी परिनिर्वाण स्थली है। उत्तर प्रदेश के पास काशी विश्वनाथ की भूमि बनारस है। उत्तर प्रदेश के पास विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। उत्तर प्रदेश के पास चित्रकूट है जहाँ ग्रंथों की रचना हुई। उत्तर प्रदेश के पास नैमिषारण्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये सारी गौरवशाली जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो चेतना के केंद्र थे उनको लगातार भुलाया गया, बिसराया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत के केंद्रों को वापस केंद्र बिंदु में लेकर आए।
और आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है कि इन स्थानों पर पर्यटकों की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश में मैं उदाहरण दूंगा, बनारस में 2014 के पहले 1700 यात्री एयरपोर्ट पे हर महीने आया करते थे और आज एक दिन में 17,000 से ज़्यादा एयरपोर्ट से फ्लाइटों से यात्री बनारस में पहुंच रहे हैं। ये यात्री बनारस जब पहुंचेंगे तो बनारस के होटलों में रुकेंगे, बनारस के रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, बनारस में खरीदारी करेंगे। क्या इन सबसे रोजगार का सृजन नहीं होगा? क्या उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को इसमें से ग्रोथ नहीं आएगी? आज हमने इस आध्यात्मिक पर्यटन के आधार पर उत्तर प्रदेश को पर्यटन के मानचित्र पर एक उभरता हुआ प्रदेश बना दिया है। वरना उत्तर प्रदेश जो आतंकवाद से ग्रसित था, उत्तर प्रदेश जो गुंडा राज से ग्रसित था, उत्तर प्रदेश जो बेकारी से ग्रसित था, उत्तर प्रदेश जहां टूटी हुई सड़कें थी, जहां बिजली नहीं आती थी, जहां माफिया राज था, उस उत्तर प्रदेश की छवि को हमने बदला है। आज उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए साधन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश चमकता हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है। ये उत्तर प्रदेश का परिवर्तन ये सुनिश्चित कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पुनः वापसी हो रही है। अखिलेश जी जो है लगातार हमले कर रहे हैं, कह रहे रोज़गार नहीं दिया, बेरोज़गार बना दिया। और ऐसा हाल जो है अभी इलाहाबाद में देखने को मिला कि जो है वहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने जो है वहाँ थाली बजा करके जो है रोज़गार और बेरोज़गारी के मुद्दे पे जो है काफ़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने ट्वीट करके काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे अखिलेश जी। तो कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन उनके ट्वीट्स में कुछ अलग ही दिखता रहता है। हमेशा कहते हैं कि फूल की जो खुशबू है वो मुरझा गई है, इस बार तो उखाड़ के फेंकेंगे और फूल अब उठ के नहीं गिर पाएगा, ना ही वो आगे जम पाएगा उसका पौधा। देखिए, कन्नौज इत्र की सुगंध के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन इस समय कन्नौज के इत्र के से कैसी दुर्गंध आई है ये सबने देखा है। किस प्रकार से जमीन के नीचे से, दीवार के पीछे से कैसे कैसे नोट निकल रहे थे और ये नोट वोट खरीदने के लिए रखे गए थे। लेकिन इसका बड़ा गहरा आघात पहुंचा है, सदमा पहुंचा है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी इसीलिए बदहवासी में न जाने क्या क्या बक रहे हैं इस समय। वो कितनी भी कोशिश करें, कहे जितना जोर लगा लें, चाहे जितना शोर मचा लें, आएंगे तो योगी ही। ये तो तय हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पुनः वापसी हो रही है। जहाँ तक बात बेरोजगारी की है, देखिए अखिलेश जी की बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली। सैफई कुनबा फिर बेरोजगार रहेगा। 18 वर्ष की आयु पार करने वाला हर सैफई कुनबे के व्यक्ति को लाल बत्ती से नवाजने का काम उन्होंने अपनी सरकार में किया था। लेकिन अब उस बेरोजगारी को हम वापस दूर नहीं कर सकते हैं, वो बेरोजगारी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार के संदर्भ में देखिए 17% बेरोजगारी की दर थी जब अखिलेश यादव जी सत्ता छोड़ करके गए थे, और आज 4.5% बेरोजगारी की दर है उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जब 3 लाख करोड़ का निवेश होता है, जब उत्तर प्रदेश के नोएडा में केवल 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल असेंबलिंग की, आज 68 फैक्ट्रियां है मोबाइल असेंबलिंग की। आज उत्तर प्रदेश में हमने जिस तरह का बड़ा परिवर्तन करके दिखाया है, आज डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, आज उत्तर प्रदेश में एम्स बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। 15 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ करते थे 2017 के पहले, और आज 59 मेडिकल कॉलेज तो वहाँ पर काम हो रहा है, और 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज लोगों में रोजगार भी लाएंगे, हमारी उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी काम करेंगे, और युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी प्रदान करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण चतुर्दिक विकास के लिए काम किया है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश का युवा, मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। देखिए, गन्ना किसानों के संदर्भ में मायावती जी की जब सरकार थी तो 17 चीनी मिलों को मायावती जी औने पौने दाम पर बेच रही थी। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया, और 17 चीनी मिलों को बिकने से हमने रोका। जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो 4 चीनी मिलें उन्होंने बंद करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हमने मुंडेरवा की और पिपराइच की चीनी मिलों को नए तरीके से चालू करने का काम किया, 20 चीनी मिलों को विस्तारित करने का काम किया। हम आज जब चीनी मिलें नहीं लगा रहे हैं, एथेनॉल बनाने की उनको परमिशन दे रहे हैं, आज जब हम चीनी के बाय प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान कर रहे हैं। 45,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान मायावती जी करती हैं, 95,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान अखिलेश यादव जी करते हैं, और 1,51,000 करोड़ रुपए आज तक गन्ना मूल्य भुगतान योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है। और जब तक चुनाव होंगे तब तक हमारा गन्ना मूल्य का भुगतान और आगे बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट हो जाता है कि रोजगार कहाँ है, निवेश कहाँ है, सुरक्षा का एहसास कहाँ है, आगे बढ़ने की संभावनाएं कहाँ है, और कहाँ पर दंगा है, कहाँ पर असुरक्षा है, कहाँ पर तुष्टीकरण है, कहाँ पर अंधेरा है, कहाँ पर गड्ढे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता इस फर्क को महसूस कर रही है कि फर्क साफ है। सर, अगला सवाल मेरा है, अखिलेश से जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी 1 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट जो है बांटे गए अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, लेकिन यही अखिलेश यादव ने जो है ट्वीट करके बड़ी कमाल की बात कही। कहा है कि प्रतिभावान युवाओं की अपेक्षाएं जो है उच्च शिक्षा पाने के लिए लैपटॉप पाने की थी, लेकिन प्रदेश चलाने वाले को लैपटॉप ना सही स्मार्टफोन चलाना तो आना चाहिए। एक तरीके से तंज कसा है योगी जी के ऊपर। अब बताइए ना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर चलाने भी नहीं आता है,
लेकिन बुलडोजर कैसा चला है और उसका कितना दर्द अखिलेश यादव जी को हुआ है, ये तो अखिलेश जी बेहतर ढंग से जानते हैं। उत्तर प्रदेश ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश चलाना आता है, इस व्यवस्था को संचालित करने आता है। अहर्निश काम करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके लिए दिन नहीं रात नहीं 24 घंटे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जिनका जीवन समर्पित है, जब वो सोकर के अखिलेश यादव जी नहीं जगते हैं तब तक मुख्यमंत्री जी कई जिलों का दौरा करके लौट आते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी का प्रवास होता है, जिलों जिलों में जाकर के सीधा संवाद होता है। डरते थे अखिलेश यादव जी नोएडा जाने से, सत्ता न चली जाए, कुर्सी न चली जाए, ऐसा अंधविश्वासी पाखंडी मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश में। और आज ये अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि उनको लैपटॉप चलाने आता है। लैपटॉप चला करके भी अंधविश्वास से दूर ना हो पाए तो ऐसा लैपटॉप चलाने पर लानत है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को अंधविश्वास से बाहर निकाल करके, पाखंड से बाहर निकाल करके ऊर्जा के साथ जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज एक नए तरह की ऊर्जा की अनुभूति है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये दम है, मादा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें स्थान से बढ़कर के दूसरे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में 16 लाख लैपटॉप खरीदे थे अखिलेश जी ने, केवल 7 लाख लैपटॉप बांटे थे। ये 9 लाख लैपटॉप का घोटाला अखिलेश यादव जी ने कैसे किया था, ये भी लैपटॉप चला करके ही सीखा था क्या? ये लैपटॉप से ही सीख लिया था क्या? अखिलेश यादव जी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, चांदी के चम्मच से पैदा हुए। अखिलेश यादव जी ने विरासत की सियासत देखी है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा और अपनी योग्यता से एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते 5 बार लोकप्रिय सांसद रह करके तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए निजी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबां के अंदर झांकना चाहिए कि जनता के बीच का नेता कैसा होता है और विरासत की सियासत का नेता कैसा होता है। अखिलेश यादव जी तो अपने पिता जो लेकर के उनको आए, उनको ही मंच से धक्का मारा, उनको ही उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से अपने पिता का अपमान किया है, इसको उसके समाज ने भी देखा है और इसीलिए 2017 के चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था, 2019 के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा था। जिस जातिवाद से सपा की राजनीति चलती थी, अब तो वो जातिवाद भी नहीं बचा, वो जाति भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है। इसलिए अखिलेश यादव जी की दशा और भी दुर्दशा में बदलने वाली है। समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इन्होंने जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा था अभी जब कन्नौज छापा जब पड़ा था वहाँ पे व्यापारी के ऊपर, तो उन्होंने कहा था जिसको छापा मारना चाहिए था किसी और के ऊपर, अपने ही पार्टी वाले के ऊपर छापा मार के हंसते हुए इमोजी डाल के पोस्ट किया था इन्होंने। मतलब एक तरीके से खिंचाई की थी भाजपा को लेकर के। ये कह रहे थे कि जो है छापा अपने घर पर ही मार दिया भाजपा वालों ने। देखिए, छापा पड़ा तो 2 दिन तक तो अखिलेश यादव जी सन्नाटे में थे, तय नहीं कर पा रहे थे कि इस पर रोया जाए या हंसा जाए। 2 दिन के बाद उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी जो चेहरे का रंग था वो बता रहा था कि ये पैसा किसका था। चोट कहीं और हो रही थी, दर्द कहीं और हो रहा था। देखिए, सच्चाई ये है कि किस प्रकार से चाहे जैन बंधु पहले वाले हो या बाद वाले हो, पंपी जैन हो या पीयूष जैन हो, ये दोनों ही लंदन इनके प्रतिनिधिमंडल के दौरे में साथ गए थे। फोटो सबके सामने है, सबके पास है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। पंपी जैन और पीयूष जैन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी ये बताने की कोशिश ना करें कि हमारा वाला भ्रष्टाचारी नहीं है, दूसरा वाला भ्रष्टाचारी है। ये सारा भ्रष्टाचार इन्हीं का है। और मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने जब अपना बंगला खाली किया था तो टाइल्सें वहां भी टूटी हुई मिली थी, दीवारें वहां भी कुछ टूटी हुई थी। इन टाइल्स के नीचे क्या था और दीवालों के पीछे क्या था? क्या ये वही था जो कन्नौज में टाइल्स के नीचे से और दीवार के पीछे से बरामद हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता सच जानती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में इनको मजा चखाया है। हार की हैट्रिक ये लगा चुके हैं। इस बार हार का चौका पूरा होने जा रहा है। यह चौथी हार उत्तर प्रदेश में इनके सारे मंसूबों को समाप्त कर देगी और अखिलेश यादव जी अब राजनीति से अलविदा करने का समय उनके लिए आ गया है। बेहतर होगा जो होटल खोलने का उन्होंने पहले मन बनाया था, वो जाकर के कहीं किसी देश में बस करके होटल खोलें। उत्तर प्रदेश में राजनीति में अब उनके लिए स्थान नहीं है। महिलाओं पे थोड़ा बात करना चाहूँगा। महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से कार्य कर रही है, क्योंकि देखिए एक तरफ कांग्रेस जो कि जिसने देश चलाया लंबे अरसे तक जो है ये कह रही है प्रियंका गांधी कि हम 40% महिलाओं को जो है टिकट देंगे और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर के बड़े लुभावने ऑफर भी दे रहे हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को लेकर ऐसा करेंगी, ये वो ऐसा बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से महिलाओं को लेकर के महिला सशक्तिकरण के नाम से योजना तमाम योजनाएं भी मिल रही हैं। लेकिन एक वाकया जो कि आगरा की रैली में देखने को मिला था कि वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं रैली में शामिल होने आई थी और उन्होंने जब होर्डिंग्स को फाड़ करके उसकी जो लकड़ियाँ थी वो तोड़ करके घर पे ले जा रही थी। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या कर रही हैं, आपको तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर मिला है, तो उन्होंने कहा हम लकड़ी से ही बनाते हैं, सिलेंडर तो इतना महंगा हो गया कि हाल ही बेकार है।
बना नहीं सकते उससे? देखिए, ये जरूर निश्चित तौर पर कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग होंगे जिन्होंने जानबूझकर नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया होगा, वरना इस देश की आज़ादी के 70 साल बाद तक क्यों किसी के मन में विचार नहीं आया कि महिलाओं के जो छाती में भर जा रहा धुआं है, जो उनके लिए कैंसर का कारण बन जाता है, इसको दूर किया जाए। देश में पहली बार नर्नाम सिलेंडर पाने के लिए एक समय ऐसा था जब एमपी से सिफारिश करनी पड़ती थी। सिलेंडर की कालाबाजारी किस तरह से होती थी, घंटों लाइन में, दिनों तक लाइन में लगना पड़ता था सिलेंडर की रिफिलिंग कराने के लिए। आज टेलीफोन पे एक टेलीफोन से आप मिस्ड कॉल करिए और सिलेंडर आपके घर तक पहुंच जाता है। देखिए, इस सिलेंडर देने का काम घर घर तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत आज पूरे देश में 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नए उज्ज्वला के कनेक्शन देने का काम किया है। देखिए, हमने वास्तविकता में महिलाओं के लिए सोचा है, वरना जरा कल्पना करिए कि कितना अपमानजनक होता था, मर्यादा और गरिमा के विरुद्ध होता था जब खुले में शौच महिला को जाना पड़ता था, जब दिन के उजाले के बाद रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था घर से बाहर जाने के लिए। उस पीड़ा को इस देश की किसी सरकार ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल स्वच्छता के इस मिशन को ध्यान में रखा, बल्कि नारी गरिमा और नारी मर्यादा का ध्यान रखने का हमने काम किया और शौचालय बनाने का उत्तर प्रदेश में, देश में हमने काम किया। 1 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा आज शौचालय उत्तर प्रदेश में हमने बनाए हैं। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कह देने से काम नहीं चलता है, उनके लिए सच में काम करना होता है। देश में पहली बार आज जो औसत है महिलाओं की जन्म दर का, वो उत्तर प्रदेश में बेहतर हुआ है पुरुषों की तुलना में। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए हमने जिस बैंकिंग सखी की जो योजना 60,000 से हमने आज रोजगार दिया है, यानी आर्थिक भागीदारी, स्वावलंबन करना, समूह के माध्यम से महिलाओं को जागृत करना, हमने आज उनको आर्थिक भागीदारी देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में निर्द्वंद होकर के, बिना किसी संकोच और लज्जा और भय के आज महिलाएं घर से बाहर निकल करके काम कर सक रही हैं। ये सुरक्षा का एहसास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। वरना आपको याद होगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड का जिक्र किया था। क्यों लाना पड़ा था एंटी रोमियो स्क्वाड? मुजफ्फरनगर हो, रामपुर हो, बरेली हो, आपको याद होगा उन जिलों में घर से बाहर बच्चियां पढ़ने नहीं जा पाती थी। किस प्रकार से कुछ लोग, कुछ खास वेशभूषा पहने हुए लोग चौराहों पर खड़े होते थे और देख करके लड़कियों को सर झुकाना पड़ता था, चेहरे पर दुपट्टा खींच लेना पड़ता था, किस प्रकार का अपमान झेलना पड़ता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदल गई हैं। ये एंटी रोमियो स्क्वाड का ये प्रभाव कि आज कहीं मंचलों को, असोहदों की अब कहीं फौज दिखाई नहीं पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हमने किया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने से काम नहीं चलता है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उनके विकास के लिए जो काम हमने करके दिखाया है, वो काम इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हमने आज बराबरी का दर्जा दिया है, हमने आज उनकी गरिमा और उनकी मर्यादा का ध्यान रखा है। और केवल हमने जाति और मजहब के आधार पर ही नहीं, वरना 3 तलाक किस प्रकार से की प्रताड़ना झेलना पड़ता था, हमने आज उनको भी नारी गरिमा, नारी अस्मिता और नारी जो सम्मान है उसको हमने बुलंद करने का काम किया कि महिला कोई वस्तु नहीं है, वो कोई उपभोग करने का सामान नहीं है, उसके अंदर जीव है और उसका जीव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी पुरुष का। हमने आज इसको बराबरी देने का काम किया है। इस बात से आज हो सकता है कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, लेकिन उनको कितने भी पीड़ा में रहे, हम मातृशक्ति को पूरी ताकत देंगे, पूरी क्षमता के साथ उसको आगे बढ़ने के वो अवसर उपलब्ध कराएंगे। सर, आखिरी 2 सवाल रहेगा। पूर्वांचल में आप गए थे, आपने जैसा कि बताया 17 दिन का एक लंबा दौरा था आपका, 62 विधानसभा के आसपास आपने विधानसभाएं कवर की। क्या चल रहा है उधर का माहौल? और उस माहौल की अगर बात की जाए तो सर, आजमगढ़, जौनपुर और प्रतापगढ़ के आसपास लालगंज विधानसभा और उधर के लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे तो माहौल अखिलेश वाला बना हुआ, बसपा का बना हुआ, बीजेपी दूर दूर तक दिख नहीं रही है। तो वहाँ पर अपनी पैठ बनाने के लिए किस तरीके से क्या कुछ कामकाज होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्योंकि कहा जाता है कि वो उस जगह पर जो है बड़े लंबे अरसे से बड़ी चुनौती झेल रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। देखिए, मैं आजमगढ़ होकर के आया हूँ। आजमगढ़ जहाँ से अखिलेश यादव जी स्वयं सांसद हैं। अभूतपूर्व स्वागत हुआ है जनविश्वास यात्रा का। जनविश्वास यात्रा का जिस प्रकार का स्वागत हुआ है, इससे स्पष्ट हो गया है कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना करके हमने पूर्वांचल को कनेक्ट करने का काम किया है, लाइफलाइन देने का काम किया है। आज बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, किस प्रकार से अपराधियों के, आतंक माफियाओं के आतंक से ग्रसित हुआ करते थे। मैं मऊ का एक उदाहरण दूंगा, आपने पूर्वांचल का जिक्र किया है। मॉडल है ये सपा बसपा की सरकारों का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मऊ के मौजूदा विधायक और मऊ के मौजूदा सांसद दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी, जिनको पंजाब के रोपड़ जेल में अपने दुपट्टे के पीछे छुपा करके रखा था कांग्रेस पार्टी ने, कैसे उनको बचाने का काम कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रयासों के बाद हमने मुकम्मल जगह तक पहुंचा दिया। व्हील चेयर पर माफिया गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कैसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा, ये सबने देखा है।
मऊ में अतुल राय जो सांसद हैं वहाँ से घोसी लोक संसदीय क्षेत्र से, किस प्रकार से एक महिला का रेप करने के मामले में और बाद में महिला को आत्महत्या करनी पड़ी, उस मामले में सपा बसपा के ज्वाइंट कैंडिडेट थे अखिलेश जी और बुआ जी, दोनों लोग मिलकर के उनका प्रचार करने के लिए गए थे। ये मॉडल है उनका, हत्यारों का, बलात्कारियों का, माफियाओं का संरक्षण करने वाले सपा बसपा के लोग। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उस मऊ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की देन देने का काम किया है। मऊ का जो आजमगढ़ का जो हाथों का हुनर था, निजामाबाद के काले मिट्टी के बर्तन थे, हमने आज उसको वापस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जोड़ करके रोजगार के साधन वापस क्रिएट करने का काम किया है। वरना यही आजमगढ़ आतंकगढ़ बन गया था, यही सराय मीर था, यही आजमगढ़ आतंक की नर्सरी हो गया था। देश में कोई आतंकी घटना होती थी और उसका लिंक आजमगढ़ से जरूर जुड़ता था। आजमगढ़ को लोग संदेह की निगाहों से देखने लगे थे, लेकिन वही आजमगढ़ आज वापस अपने रेशम के जो काम है उसके नाते फिर पहचान पाने लगा, काली मिट्टी के बर्तन के नाते फिर पहचान पाने लगा। ये असलहों का अवैध व्यापार जो होता था, इसको रोकने का काम हमने किया है। मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा गोरखपुर को आपका। गोरखपुर में 30 साल से ज़्यादा समय हो गया था जब दिमागी बुखार से 50,000 से ज़्यादा बच्चे मर गए। किसी सत्ताधीश के कानों पर जूं नहीं रेंगती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी सांसद के तौर पर भी लगातार इस विषय को उठाते रहे कि जापानी इंसेफेलाइटिस को रोकना चाहिए। और आज दिमागी बुखार को हमने रोकने का काम किया। आज 95% से ज़्यादा मौत की दरों में हमने गिरावट करने का काम किया है। आज गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थनगर हो, आसपास के सराउंडिंग के जिले दिमागी बुखार से त्रस्त होते थे, लेकिन हमने वहाँ एम्स बनाने का काम किया। क्यों नहीं इसके पहले किसी सरकार ने सोचा कि आज गोरखपुर में एम्स होना चाहिए? हमने दशकों से लंबित जो परियोजनाएं थी, हमने उनको पूरा करने का काम किया है। आज इस बात को हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूर्वांचल जो बदहाली का शिकार था, जो उपेक्षा का शिकार था, जो माफिया अपराधियों के आतंक से ग्रसित था, उस पूर्वांचल को आज हमने बेहतरी देने का काम किया है। उसी पिपराइच में आज हमने चीनी मिल शुरू करने का काम किया है, उसी मुंडेरवा में हमने चीनी मिल शुरू करने का काम किया है। मैं गोरखपुर के गांव का उल्लेख करूंगा, पकडियार। गोरखपुर का पकडियार एक गांव था जहां आज़ादी के 70 साल तक बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन वहां बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। जब बिजली हम पहुंचाएंगे, सड़कें हम बनवाएंगे, सुरक्षा का एहसास हम देंगे, रोजगार का सृजन हम करेंगे, तो वोट भी हम ही पाएंगे ना। हमें पूरा भरोसा है पूर्वांचल झोली भर देगा इस बार भारतीय जनता पार्टी की, और पिछली बार से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार होने जा रही है। पूरा पूर्वांचल भगवा महल लहराने जा रहा है। आखिरी सवाल मेरा है सर आपसे कि पूर्वांचल की जब बात चल रही है तो ज़्यादातर करके जो युवा है, युवा खफा से नज़र आए। वो कह रहे हैं रोज़गार दीजिए हमें, 4.5 लाख रोज़गार जो आप अखबार के पन्नों में दे रहे हैं योगी जी, वो हमें नहीं दिख रहा। कोई वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। हर तरीके से जो है जिनमें सीटें खाली भी हैं, जिनमें जगह भी खाली हैं, उन वैकेंसियों को पोस्ट नहीं किया जा, वैकेंसियों को दिखाया नहीं जा रहा है। और ख़ास तौर से अभी शिक्षक जिस तरीके से जो है माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है अपने इस उत्तर प्रदेश में। तो रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को कैसे, किस तरीके से खींचेंगे? क्योंकि युवा तो अब पढ़ा लिखा है, ना कि राजनीति करने वाला। देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहूँगा, शिक्षा मित्रों के साथ जिस तरह से भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था, अखिलेश यादव जी ने बिना मानकों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा खिलवाड़ कर दिया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में शिक्षा मित्रों के लिए भी हमने अवसर उपलब्ध कराने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख भर्तियां हुई हैं। अखिलेश यादव जी के सरकार के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी भर्तियां हुई थी, और वो सारी भर्तियां भाई भतीजावाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, पैसों के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 4.5 लाख से ज़्यादा भर्तियां हमने की हैं, एक भी भर्ती में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसा देकर भर्ती की है, कोई ये नहीं कह सकता कि फला अमुक भाजपा के मंत्री या नेता की सिफारिश के आधार पर ये भर्ती मिली है। भर्ती आयोग के चेयरमैन अखिलेश यादव की सरकार में हाईकोर्ट के आदेश से फटकार करके हटाए गए। कोई उत्तर प्रदेश भूल जाएगा क्या कि एक नहीं 5 भर्ती आयोग के चेयरमैन अखिलेश यादव जी की सरकार में हाईकोर्ट ने हटाए। आज उत्तर प्रदेश में हमने स्वरोजगार के लिए भी साधन उपलब्ध कराए हैं, सरकारी नौकरियों में भी भर्ती कराने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश का वातावरण बदलने का काम किया है। जब चौड़ी सड़कें होंगी, जब बिजली की व्यवस्था बेहतर होगी, जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हम लोकल के लिए वोकल की व्यवस्था करेंगे, तो रोजगार के साधन अपने आप खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में युवा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अच्छा, फीता काटने वाला, चलिए चलते चलते आखिरी सवाल और रहेगा मेरा कि फीता काटने को लेकर के बड़े ज़्यादा खिंचाई कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं हमने सब कुछ किया है, नींव का निर्माण हमने किया, बस फीता काटा है योगी जी ने। तो ये क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी ना, तो उनका एक नारा चलता था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। जिस प्लॉट पर
खाली दिखाई पड़ा, जो प्लॉट खाली है उस पर सपा का झंडा लगा करके खाली प्लॉट हमारा है, समाजवादियों का नारा है। ऐसा इस प्रकार से ये कब्जा जमाने की जो रणनीति थी ना समाजवादी पार्टी की, ये कब्जा जमाने की रणनीति, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। यही समाजवादी पार्टी अब सत्ता में नहीं है तो विपक्ष में रहते हुए हर सरकारी प्रोजेक्ट को ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे लाल टोपी लगा करके चीखने चिल्लाने से प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं हो जाएगा अखिलेश बाबू। सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर 1 लाख रुपए देकर के आप कह रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा है। आज 7 किलोमीटर की लखनऊ में मेट्रो एक्सप्रेसवे आप ट्रायल रन का उद्घाटन करके कहते हो कि हमने मेट्रो बना दी है। आज कानपुर में 9 किलोमीटर के मेट्रो हमने चालू की, केवल ट्रायल रन नहीं, आज यात्री चलना शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में आगरा एक्सप्रेसवे आधा अधूरा 302 किलोमीटर का बनाया था आपने, आधा अधूरा, पूरा नहीं था, फिरोजाबाद से आगे जाता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के 6 महीने तक उसको पूरा करने का काम हमने किया। हमने आज जब 343 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू किया और जनता के आवागमन के लिए खोल दिया, जब काम हम करेंगे तो श्रेय भी हमारा होगा। आज तो वो राम मंदिर का भी श्रेय ले रहे हैं कि राम मंदिर भी हम ही ने बनवा दिया। अजब स्थिति है भाई। अखिलेश जी, सच का सामना करो, आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। सच्चाई को स्वीकार करो। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है और इस सूर्य के तापमान को जनता महसूस कर रही है। जनता आज इस ठंड के मौसम में गुनगुनी धूप का एहसास कर रही है। ये अखिलेश यादव को समझ में ना आएगा। वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आजकल उनको सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं और बता रहे हैं कि अखिलेश बाबू 25 साल तक तुमसे ना हो पाएगा। ये योगी जी को ही शासन चलाने दो। जैसे उन्होंने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया है, भगवान कृष्ण के मंदिर को भी दिव्यता और भव्यता देंगे। हम मथुरा का भी पूरा उद्धार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण उनको बता गए हैं कान में, अब उनको निश्चिंत हो जाने की जरूरत है। 2022 के चुनाव में उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात की, अपना उत्तर प्रदेश ने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग इसे देखें और देख करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब तक ये बातें पहुँचे। बहुत सारे सवाल आपने जो पूछे हैं, इन सवालों के जवाब जनता तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत बहुत आभार। आपने मुझे